तो फिर से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूं। जैसा कि आपको पता है 6 क्लास के लिए तो बढ़िया से हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें मैं 5 सीरीज लेके आ चुका हूं क्वेश्चंस के, और आगे भी इस सिलसिले को हम लोग जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमने 8th क्लास के लिए भी जो है यहां पर सीरीज स्टार्ट कर दी है। मतलब जो बच्चे 9th क्लास में आरएमएस का पेपर देंगे, 9th क्लास के लिए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑल ओवर द इंडिया, और जो भी सैनिक स्कूल का पेपर देने वाले हैं, या जो भी मेरे प्यारे से बच्चे हैं वो साइंस का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए भी जो है मैं आज से जो है साइंस के कुछ धाकड़ से इंपोर्टेंट से क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसका हम लोग जो है पार्ट फर्स्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें अप्रोक्स 61 टू क्वेश्चन है, 60 से ऊपर क्वेश्चन है। तो हम लोग इनको करते हैं, तो कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए होता क्या है चीजों में, है नहीं। जितना आपको आता है ठीक है, जितना नहीं आता उसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। पार्ट ऑफ द आई विच कंट्रोल्स द लाइट एंटरिंग इन इज कॉल्ड। देखो लाइट आ रही है, हमारे आई में बहुत सारा पार्ट है, आइरिस है, रेटिना है, लेंस है, कॉर्निया है नहीं। ऐसा कौन सा पार्ट है आई का? देखो लाइट तो आ रही ना, तो हमारी आई जो है उसको कंट्रोल करती है, तो आंख खराब नहीं हो जाएगी। तो आइरिस एक ऐसा पार्ट होता है जो बाहर से आने वाली लाइट को जो है ना वो कंट्रोल करता है। हाँ भाई ज्यादा एंट्री मत करो, कंट्रोल करेगा, नहीं तो हमारी आंख तो सेंसिटिव है ना, ठीक है, तो खराब हो जाएगी जल्दी से, है नहीं, विजन क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आइरिस जो है उसको क्या करते हैं, कलेक्ट करते, कंट्रोल करती है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, वी कैन सी अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट। देखो हम लोग जो है किसी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को, जिससे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब जिससे लाइट, जैसे अर्थ है, जैसे मून है, दीज आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस लाइट, जहां से लाइट थोड़ी आ रही है। हाँ, इनमें अगर रिफ्लेक्शन होता है, इसमें लाइट पड़ेगी, फिर वहां से रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों में आएगा, तो हम देख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर आई। ठीक है, तो जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, जैसे अर्थ हो गया, जैसे मून हो गया, जनरल की बात कर रहे हैं, हम इसको देख पा रहे हैं, मून को देख पा रहे हैं, तो यहां लाइट रे जा रही है, इसको रिफ्लेक्शन होकर हमारी आंखों में आ रही है, तो हम कहेंगे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आवर आई। ठीक है, अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 मिरर्स ए एंड बी आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। ए एंड बी को 90 डिग्री पर रखा हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ मिरर एट एन एंगल 25 डिग्री falls on B after reflection. The angle of reflection for the ray reflected from the mirror B. भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है B से। अब आप मुझे बताओ, 25 पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, तो 25 पे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है। मान लीजिए 25 पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो 25 पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा 25 तो ये कितना होगा, 65। ये 65 तो ये कितना होगा, 25। नॉर्मल खींच दो। अच्छा अगर ये 25 है तो ये कितना होगा, 65। रिफ्लेक्शन है तो ये भी 65 होगा। बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो हम मुझे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है बी से, तो ये तो इंसिडेंट रे हो गया, बी पर 65 डिग्री से हिट करेगा, और 65 डिग्री से वापस आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो 65 डिग्री आ गया इसका आंसर। काफी इंपोर्टेंट है, बच्चे इसको 25 लिखते हैं। अरे 25 तो वो मिरर ए से रिफ्लेक्शन होगा 25। बात समझ में आ गई? तो 65 से इसमें इंसिडेंट होगा बी पे, और 65 पे वापस भी आएगा। दिक्कत है, नॉर्मल से बात कर रहे हैं हम, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देखना है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रॉड्स एंड कोन्स। अच्छा, रॉड्स आर सेंसिटिव फॉर डिम लाइट, कोन्स आर सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट, तो सेकंड ऑप्शन जाएगा, इतने याद रखिए। तो हमारे उसमें तो रॉड्स एंड कोन्स दोनों होते हैं,
लेकिन आउल जो होता है बोलते हैं कि दिन में जो है कम दिखाई देता है, रात में तगड़ा, तो उसके पास रॉड से ज्यादा सेंसिटिव है, उसके पास रॉड्स ज्यादा काम कर रहे हैं, रॉड्स, आउल, उल्लू, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, रॉड्स एंड कोन्स इन द ह्यूमन आई। कोन्स क्या होती है, सेंसिटिव फॉर ब्राइट लाइट, और अगर हम रॉड की बात करें, रॉड्स जो होती है डिम लाइट के लिए सेंसिटिव होती है, इसको आपको याद करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा है जो कॉर्निया को रिप्रेजेंट करता है, कॉर्निया को, ए बी सी डी, हम लोग बात करें दिस वन, दिस इज कॉर्निया, यू नो, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, सी। देखो ये आपको दिख रहा है, ये कॉर्निया है, सी पार्ट, लेकिन मेरा आपका क्वेश्चन है ए बी और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप कमेंट में देखिए, जरूर आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, आरएमएस और किसके एग्जाम में, सैनिक स्कूल के एग्जाम में, तो आपको इनको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन का लेवल कुछ भी हो सकता है भाई, पहले बता रहा हूं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, हमारे आसपास अंधेरा होगा तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे, अगर हमारे आसपास उजाला है, लाइट है, तो हम कहेंगे कि अगर लाइट है तो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मिरर है जो सरफेस पॉलिश्ड, अरे एक मिरर है, देखो पीछे से पॉलिश किया होगा ना, अपारदर्शी है, पीछे को नहीं देख सकते हम, मिरर्स के से आर पार देख सकते होगा, नहीं देख सकते हो, ठीक है, तो पीछे से पॉलिश्ड सरफेस होगा तो हम कहेंगे मिरर का जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है। अगला, मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक का मतलब क्या होता है, अपारदर्शी, पीछे से पॉलिश किया हुआ है, मिरर है पीछे पॉलिश किया है, ओपेक बन गया है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा लाइट की। ट्रांसपेरेंट है, लाइट उसके पार भी जा सकती है नहीं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ऑल ऑफ दीज हो गया, ये कुछ नहीं हो सकते, तो सबसे ज्यादा ऑब्जेक्ट कौन रिफ्लेक्शन करेगा, ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी, जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा, ठीक है। बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग इन द रिफ्लेक्शन सरफेस, अच्छा ये सरफेस है, यहां से लाइट रे आ रही है, ये नॉर्मल है भैया, आपने सुना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो ये कौन सी रे होगी बताओ जो सरफेस पर टकरा रही है, इंसिडेंट रे, बात समझ आ गई, ऐसी रे जो सरफेस पर टकराती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। बैंड ऑफ 7 कलर इज कॉल्ड विबग्योर, क्या कहते हैं इसको, विबग्योर कहते हैं। अब आप देखो, ये आपके पास प्रिज्म है, प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करो, तो भाई यहां से इसका रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो है वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में, ठीक है, विबग्योर नाम पड़ता है, VIBGYOR, ठीक। वॉयलेट कलर का सबसे ज्यादा डेविएशन और रेड कलर का सबसे कम डेविएशन, लेकिन रेड कलर की मैक्सिमम वेवलेंथ, वॉयलेट कलर का सबसे कम वेवलेंथ, इतना याद रखिए। अरे अगर बोलेगा वॉयलेट कलर जो है वो सबसे ज्यादा डेविएशन दिखाता है जब वो डिस्पर्सन होता है नहीं, व्हाइट लाइट का 7 कलर में डिवाइड होना डिस्पर्सन कहलाता है नहीं, लेकिन जो मुझे पैटर्न मिल रहा है ये विबग्योर है, ठीक है, समझ में आया नहीं है, जो ये बैंड मिल रहा है, बैंड 7 कलर का जो बैंड है इसको बोलते हैं विबग्योर। और अगर आपकी रेड की बात करें, रेड वॉयलेट का डेविएशन तो मैक्सिमम होगा, लेकिन रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, रेड की वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा, इतना बात आप इसको याद करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक कैंडल है 30 सेंटीमीटर का, उसको आपने प्लेन मिरर के सामने रखा है, ठीक है, ये कैंडल आपके पास 30 सेंटीमीटर की, ठीक हो गया। अब आपने इसको पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ इट्स इमेज, सर प्लेन मिरर में जितने सेंटीमीटर की हाइट है या जितने डिस्टेंस मिरर से है उतनी ही दूर जाके इमेज भी बनती है और उतनी ही हाइट की बनेगी, याद रहे, प्लेन मिरर में जो इमेज होगा वो भी उतनी ही हाइट का बनेगा, इस बात को आपको याद करना है। ह्यूमन आई कैन नॉट सी क्लियरली एट अ डिस्टेंस विच इज लेस देन 25 सेंटीमीटर, है नहीं, जो क्लियर विजन है हमारा मिनिमम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम जो है हम लोग उसको क्लियर नहीं देख सकते हैं, इस बात को याद करना है। तो इसके लिए एक वर्ड होता है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब क्लियर देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर से नीचे नहीं देख सकते। पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक
विच इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पेनिसिलियम। पेनिसिलियम नोटेटम से जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। हो सकता है आप लोगों को सारे क्वेश्चन आते होंगे भाई, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, 2 महीने बचे आरएमएस के एग्जाम में, दबा के मेहनत करो, सिलेक्शन आपका होगा। अगला स्मॉलेस्ट साइज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखा आपने सुना होगा सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल की बात करें माइकोप्लाज्मा, नाम सुना है, बैक्टीरिया है भाई, बैक्टीरिया है सबसे छोटा। वायरस बिहेव्स एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाते हैं, लेकिन वो जब वो होस्ट की बॉडी के अंदर, जब वो किसी बॉडी के अंदर अटैक करते हैं, वो बॉडी होस्ट कहलाती है, तब वहां जाके वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह काम करती है, ठीक है। विच वन इज डिजीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटोजोआ, आपने सुना होगा प्लाज्मोडियम मलेरी, ठीक है, वायरस, एड्स वायरस के कारण है, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, बैक्टीरिया या वायरस, कमेंट करके बताओ, टाइफाइड वायरस या बैक्टीरिया, कमेंट करके बताइए, आपका काम है। लेकिन मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण होता है, कौन सा डिजीज है, प्रोटोजोआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, अ हेल्पफुल वायरस इज, बैक्टीरियम वायरस नहीं है, वेक्टर नहीं है, वायरस नेवर हेल्प अस, करते हैं सर, फेज वायरस है, हमारे माउथ में जो हमारे गट होते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होते हैं, वहां पर कुछ ऐसे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं, किसको पता है, मान लो कोई फॉरेन मटेरियल आ गया, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा जो हमारे बॉडी को लॉस कर रहे हैं, तो वहां पर जो वायरस है ना उसको मार देगा। देखो वायरस हमेशा नुकसान ही नहीं करते हैं, एक फेज वायरस ऐसा है जो कि हेल्प भी करता है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, पैथोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजन, ठीक है। फॉर विच डिजीज एंटीबायोटिक्स आर नॉट यूजफुल, आपने सुना होगा एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें दवाइयां काम नहीं करती है, इम्यून सिस्टम बढ़ाना पड़ता है, याद रहे, दवाई काम नहीं करेगी, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे, किसमें, एड्स में। कॉमन कोल्ड में जुकाम वकाम लग गया, ठीक है, फ्लू हो गया, और हम बात करें ऑल ऑफ दिस, तो इसका आंसर हो नहीं सकता, तो इन दोनों में तो हमारा एंटीबायोटिक चलता ही चलता है, आपको पता ही होगा, किसी को दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। कन्वर्जन ऑफ शुगर टू अल्कोहल, आपने देखा होगा शुगर से अल्कोहल बनाने हैं, इज कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ व्हाट, फर्मेंटेशन। बडिंग तो भाई ईस्ट ईस्ट में होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन अलग है, वैक्सीनेशन आपको पता ही है, ठीक है, और शुगर से हमें अल्कोहल बनाना है तो फर्मेंटेशन, इसको बोलते हैं किण्वन, हिंदी में किण्वन बोलते हैं, फर्मेंटेशन। तो शुगर से अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया होती है तो हम इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। अगर हम बात करें 22 क्वेश्चन की, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन द बेकरी इंडस्ट्री, ईस्ट आपने सुना होगा, ईस्ट का यूज जो है हम लोग बेकरी इंडस्ट्री में करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, देखो एंटीबायोटिक्स फंजाई से तो बनते हैं, फंगस से, अगर बैक्टीरिया भी आया है तो फंजाई एंड बैक्टीरिया दोनों आंसर इसका लगाएंगे। वायरस से नहीं बनाते हम लोग एंटीबायोटिक्स, फंगस से बनाते हैं जनरली, ठीक है। जैसे पेनिसिलियम है, फंगस है भाई, पेनिसिलियम नोटेटम। और बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया से भी हम लोग जो है कुछ एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, अगर दोनों आ गए तो दोनों लगाना है, अगर बैक्टीरिया दिया है, अगर फंजाई दिया है तो फिर आप फंगस लगाएंगे, अगर ऑप्शन में दो अलग अलग ऑप्शन है तो। बात समझ में आ गई। 24 क्वेश्चन की बात करें, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन देयर इज अ चेंज ऑफ कलर ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज कॉल्ड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। वो एक सॉल्यूशन है, उससे हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो वो अपना कलर ही चेंज करता है, इसको बोलते हैं करंट का केमिकल इफेक्ट। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सर लेमन जूस में हाँ सर आयंस प्रेजेंट होते हैं सर, विनेगर हाँ सर यहां भी आयंस प्रेजेंट होते हैं, टेप वाटर हाँ सर H+ और OH- होते हैं, लेकिन वेजिटेबल ऑयल जो है ना इसमें बहुत कम आयंस प्रेजेंट होते हैं, ना के बराबर आयंस प्रेजेंट होता है नहीं। करंट के फ्लो के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या नंबर ऑफ आयन चाहिए, नहीं है तो करंट फ्लो भी नहीं होगा। आंसर वेजिटेबल ऑयल्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, देखो बर्तनों की शाइनिंग करनी है,
इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है। हालांकि कॉपर एंड क्रोमियम दोनों है, अगर ऑप्शन आएगा तो आप लोग क्रोमियम में लगाएंगे आंसर। किस में लगाएंगे? क्रोमियम में लगाएंगे, इतना याद रखिए। बर्तनों की शाइनिंग की जाती है, ऑब्जेक्ट्स की। अगला, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड्स ऑन, अरे जोर से चिल्ला रहा है कोई बंदा, लाउडनेस की बात करेंगे तो एम्पलीट्यूड से रिलेशन होगा, है नहीं? किससे रिलेशन होगा? एम्पलीट्यूड। आपको आता है भाई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन, बिल्कुल सही बात है। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, बिल्कुल सही बात है। लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। अब आप मुझे बताओ, क्या लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत है? नहीं सर, लाइट वैक्यूम में सबसे ज्यादा भागता है, ठीक है? तो लाइट को चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। साउंड ट्रेवल्स स्लोअर देन लाइट, ये भी नहीं है बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन गए? फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन आज राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन आर राइट। समझ में आ गया? साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, अरे हाँ बिल्कुल सही है। साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, अरे लाइट की स्पीड से कितनी होती है? 3 × 10⁸, और साउंड की स्पीड कितनी होती है? 340, 344। तो ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा ले जाएगा? केवल तीसरा ऑप्शन गलत है, पहला, दूसरा, चौथा तीनों सही है। अगला बात करें, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग इज, अच्छा एक ऑब्जेक्ट है जो 50 हर्ट्ज से वाइब्रेट कर रहा है, इसकी टाइम पीरियड बताना है। सर फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 टाइम पीरियड, टाइम पीरियड बराबर हो गया 1 फ्रीक्वेंसी, मतलब 1 फ्रीक्वेंसी 1/50, 0.02 सेकेंड, 0.02 सेकेंड आंसर जाएगा। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अगला हम बात करें, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी हैव टू डिक्रीज, एम्पलीट्यूड कम करना पड़ेगा। क्या कम करना पड़ेगा? एम्पलीट्यूड। याद रहे, एम्पलीट्यूड ही लाउडनेस को मेजर करता है भाई, ठीक है? एम्पलीट्यूड ज्यादा, लाउडनेस ज्यादा, एम्पलीट्यूड कम, लाउडनेस कम। एम्पलीट्यूड अगर घटाना है तो मतलब अगर लाउडनेस कम करना है तो एम्पलीट्यूड क्या कर दो? कम कर दो। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज मेजर्ड बाय डेसिबल, है नहीं है? इंपोर्टेंट है। मीटर तो लेंथ नापते हैं भाई, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मीटर पर सेकेंड स्पीड वेलोसिटी। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज डिटरमाइंड बाय एम्पलीट्यूड, फिर से वही आ गया, क्या आएगा? एम्पलीट्यूड आएगा, वेरी इंपोर्टेंट। अगला हम बात करें, 1 हर्ट्ज इज इक्वल्स टू, 1 हर्ट्ज मतलब फ्रीक्वेंसी 60 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में, सॉरी 1 मिनट में, ठीक है? तो 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो गया? 1, क्योंकि 1 हर्ट्ज है ना, 1 हर्ट्ज वाइब्रेशन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब 60 वाइब्रेशन पर मिनट। तो 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, तो ये एक आ गया 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, और वाइब्रेशन पर सेकेंड में क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक? तो 60 वाइब्रेशन 1 मिनट में बोल दो या 1 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में बोल दो, 1 हर्ट्ज के बराबर है। पिच ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसी नापेगा, कौन नापेगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ज्यादा या कम है, पिच ज्यादा या कम है। अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड मतलब जो वेट प्रोड्यूस करते हैं नेविगेशन के लिए, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इतना आपको याद करना है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनेल इज यूज्ड एज इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल, क्या बोलते हैं? किसको बोलते हैं बताओ? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। ब्रेन ऑफ अ सेल न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत सारी चीज को बनाता है। गोल्गी बॉडी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा मटेरियल्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू ऑब्जर्व सेल, सर माइक्रोस्कोप का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है? माइक्रोस्कोप एक्सक्यूज मी, माइक्रोस्कोप जो होता है सेल को ऑब्जर्व करने में, डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर्ड सेल कॉर्क स्लाइसेस, आपने सुना होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है कॉर्क से जो है सेल की डिस्कवरी की थी, वो भी डेड सेल की। किसकी डिस्कवरी की थी? डेड सेल की। इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनेल सिंथेसाइज लिपिड, अच्छा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक पार्ट है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो रफ इसलिए है क्योंकि उसमें राइबोसोम है, और राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना।
और लिपिड मतलब स्मूथ, जिसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है ना, उसमें लिपिड सिंथेसिस करेगा, या स्टेरॉइड से लिपिड को सिंथेसिस करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला बात करें एसर्शन एंड रीजन, बहुत इंपोर्टेंट। क्रोमोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो हमारे अगले जनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, बिल्कुल सही बात। क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ना 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 ना, क्रोमोसोम न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए वो कैरेक्टर को ट्रांसफर नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऑप्शन सही है, क्रोमोसोम भले ही न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, अब न्यूक्लियस थोड़ी घुस रहा है, समझ में आ रही है? तो ये न्यूक्लियस कहां प्रेजेंट होता है? सेल में प्रेजेंट है, इस ऐसा हम इसको बोल सकते हैं, इतना याद रखना। तो ए एंड बी दोनों सही है, लेकिन बी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Among the following which cell can be seen with the unaided eyes? मुर्गे के अंडे को जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, आप आरबीसी को नहीं देख सकते, स्पर्म सेल को नहीं देख सकते हैं, नर्व सेल को नहीं देख सकते, लेकिन सीमेन को जरूर देख सकते हैं। 44 a fluid present between the cell membrane and nucleus is called, ये जो दिख रहा है क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेल मैट्रिक्स कहलाता है, इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स तैरते हैं, साइटोप्लाज्म, सेल मैट्रिक्स। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, राइबोसोम आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, बिल्कुल सही, गलत बात है। सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल गलत बात है, न्यूक्लियस सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस, बिल्कुल गलत बात है। सेल मेम्ब्रेन सराउंड द सेल, बिल्कुल सही बात है। तीन ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन सही। किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकता है भाई। अगर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लिविंग पार्ट, बताओ, 1 मिनट का टाइम है। सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, कमेंट करो, अरे करो बेटा, सेल वॉल, क्या आंसर हो जाएगा? सेल वॉल। स्यूडोपोडिया किसे कहते हैं? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्यूडो का मतलब क्या हो गया? फॉल्स, और पोडिया का मतलब क्या हो गया? फीट हो गया। किसके पास होंगे? अमीबा के पास। फॉल्स फीट ऑफ अमीबा, स्यूडोपोडिया। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ऑप्शन, हाउ डज अ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल? सेल वॉल प्लांट के पास, एनिमल के पास नहीं होती है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट के पास भी है, लेकिन एनिमल के पास भी नहीं है। अरे प्लांट के पास है क्लोरोप्लास्ट, एनिमल के पास नहीं है, हो गया ना डिफरेंस। ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन जाएगा, दोनों आंसर सही है। इफ योर फादर हैज ब्राउन आईज, यू मे ऑल्सो हैव ब्राउन आईज। इफ योर मदर हैज कर्ली हेयर, you might also end up having curly hairs. This transfer of character is due to mitochondria से बिल्कुल नहीं, लाइसोसोम से बिल्कुल नहीं, क्लोरोप्लास्ट से नहीं होता है। आंसर जाएगा क्या? क्रोमोसोम। अभी तो बताया, क्रोमोसोम जो होते हैं वो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, बाप से बेटे में। दिक्कत है क्या? अगला, विच ऑर्गेनेल इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग? भाई लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब सेल बस्ट होता है ना, बस्ट फूट जाएगा, इसके पास, लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम प्रेजेंट होती है। यह अपने आप को ही डाइजेस्ट कर देता है। हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम का मतलब होता है ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं जो एंजाइम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह सब जो टूट रहे हैं ना एंजाइम के प्रेजेंस में, वो लाइसोसोम रिलीज करता है। समझ में आया? तो ये खुद को ही खा देता है, इसका मतलब ये होता है डाइजेस्ट कर देता है, इसके पास एंजाइम प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी? सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल लाइफ है, बिल्कुल सही बात। प्लांट भी सेल से मिलकर बना होगा, एनिमल भी सेल से मिलकर बना होगा, लेकिन ऑल लिविंग सेल है सेल वॉल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अबे एनिमल में तो सेल वॉल ही नहीं होती है हमारे अंदर। तो तीसरा आंसर ये चल जाएगा। ड्यूरिंग ड्राई वेदर व्हाइल कॉम्बिंग हेयर समटाइम्स वी एक्सपीरियंस हेयर फ्लाइंग अपार्ट, दिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज डेवलप हो जाता है, नहीं है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। इतना आपको याद करना है। टू ऑब्जेक्ट रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकता है, वो क्या भी हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी हो सकता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण भी हो सकता है। अरे दो चार्ज है, लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज, दे विल अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। दो मैग्नेट है, अट्रैक्ट कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक नॉन कॉन्टैक्ट है, चिपकाने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स ऑफ ग्रेविटी सब नॉन कॉन्टैक्ट है, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम चल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स जो है हमारे रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा है, मतलब हम आगे जा रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स पीछे को लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल हो जाएगा। अगला, अब आपको बताना है किसमें जो है प्रेशर सेम है। देखो लिक्विड में जैसे जैसे डेप्थ की तरफ जाओगे प्रेशर बढ़ेगा, सबसे ज्यादा डी में, बी और सी देखो एक ही लेवल पे है, तो दोनों का लेवल बराबर, तो प्रेशर ही बराबर, तो क्या हो जाएगा आंसर, बी एंड सी। याद रहे जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे या जैसे जैसे माउंटेन से लेके सी लेवल की तरफ आएंगे प्रेशर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी तो दी है 5 मीटर पर सेकेंड, अच्छा यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोला ना, एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, 0। अरे व्हाट इज एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है वो एक्सीलरेशन होता है। अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है एक्सीलरेशन 0, इनिशियल भी 5 है फाइनल भी 5 है, एक्सीलरेशन 0, और फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। अगर ए की वैल्यू 0 है तो फोर्स भी कितना आएगा, 0। और 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है, 10⁵ डाइन। न्यूटन जो है ऐसा यूनिट है फोर्स की, डाइन जो है वो सीजीएस है, सीजीएस यूनिट है फोर्स की। 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵। अगला क्वेश्चन, एक फोर्स है क्या क्या कर सकता है, किसी मूविंग बॉडी के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, शेप बदल सकता है, रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में ला सकता है, सभी चीज कर सकता है, आपको पता है। अगला, विच अमंग द फॉलोइंग विल एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रेशर। अच्छा देखो प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब आप देखो एक इरेजर है जिसका एरिया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ब्लंट एंड ऑफ अ पेंसिल, खुरदुरा एंड है, घिसा हुआ है, अ रेयर पोर्शन ऑफ अ क्लोज्ड सेफ्टी। अगला, अ शार्पर पेंसिल, देखो एक पेंसिल है, पेन दिख रहा है आपको, देखो इसका नोक बहुत पतला है, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है, तो एरिया तो कम है ना, प्रेशर ज्यादा लगेगा। देखो एरिया कम प्रेशर ज्यादा, अगर फोर्स क्या है सेम है, देखो सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बोल रहा है, तो एरिया कम प्रेशर ज्यादा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, याद रहे बैरोमीटर। और अगर हम बात करें मैनोमीटर की, अब भाई दोनों प्रेशर को नापता है, लेकिन मैनोमीटर की बात करें तो लिक्विड प्रेशर नापेगा। अब लोग यहां पर लिख सकते हैं लिक्विड प्रेशर, क्या लिख सकते हैं, लिक्विड प्रेशर। हाउ डज प्रेशर वेरी फ्रॉम माउंटेन टू टॉप, हमेशा बढ़ेगा, अरे माउंटेन टू टॉप नहीं, माउंटेन टू सी लेवल, सी लेवल का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो जो सबसे ज्यादा होता है। माउंटेन में प्रेशर कम, जैसे जैसे सी लेवल की तरफ आओगे तो प्रेशर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज वी गो डीपर बीनीथ द सरफेस ऑफ द लिक्विड द प्रेशर, मैंने बोला ना जैसे जैसे आप लिक्विड के अंदर नीचे जाते जाओगे डेप्थ बढ़ते जाएगी, डेप्थ बढ़ेगी तो क्या होगा, प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। दिक्कत 64 क्वेश्चन लास्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। न्यूटन फोर्स की यूनिट है, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर ये लेंथ की यूनिट होगी, मतलब बोल दो एरिया की यूनिट, और मीटर बोले तो लेंथ की होगी, तो पास्कल बात करें या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बात करें, ये प्रेशर की यूनिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो दीज क्वेश्चन आर वेरी इजी, या आपको समझना है, इनको सीखना है, तब आपको समझ में आएगा, और सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। इम्तिहान में अगर पास होना है
तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मेहनत करिए जम के। आज हमारा 8 क्लास का पहला लेक्चर था, पहली सीरीज थी। आने वाले टाइम में और वीडियो आते रहेंगे। आपको सीखना है, लिखना है, याद करना है, सो जाना है बस। खाओ, उठो, पियो और सो जाओ और पढ़ाई करो। पढ़ाई 10 घंटे करो फिर सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।